नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया प्रागैतिहासिक काल और अधैतिहासिक काल, जिसमें हम लोग पाषाण काल और साथ ही साथ क्या देख लिए थे, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है उसे भी हम लोग ने देख लिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग शुरू से उसे देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्टोरिकल पीरियड। तो देखिए, ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। इससे आगे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वो इतिहास नहीं था, वो भी इतिहास है, लेकिन जो इतिहासकार है उसको आसानी से अध्ययन करने के लिए 3 भागों में डिवाइड कर दिया था इतिहास को। एक था हो गया जो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो गया था आपका अधैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने देखा था स्टोन एज में, वहाँ पे क्या था, हमें कोई लिपि नहीं मिला। कुछ चित्र वगैरह मिला था, जैसे भीमबेटका की गुफा में चित्र मिला था, लेकिन वहाँ से हमें लिपि नहीं मिला। आदि मानव द्वारा उसमें क्या था, वो लोग असभ्य था और वो लोग को लिपि का आविष्कार वो लोग नहीं किया था। लेकिन जैसे हम लोग अधैतिहासिक काल में आते, प्रोटो हिस्टोरिक एज में, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहाँ पे हमें कुछ लिपि मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। तो वो उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको अधैतिहासिक काल में रखते हैं। लेकिन जैसे हमें लिखित सबूत भी मिल गया, उसको हम लोग अर्थात स्रोत भी मिला और उसे हम लोग पढ़ा भी है, उसको पढ़ा जा चुका है और हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो उस वैसे काल को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। बस ये हो गया आपका ऐतिहासिक काल। चलिए, इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या, वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय। अर्थात देखिए, वैदिक काल में कुछ मान लेते हैं। हालांकि ये जो मूर्ति बना हुआ है, ये साधु बाबा ध्यान मुद्रा में लग रहे हैं, ये आपका है सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति। कन्फ्यूजन नहीं होना, आप लोग देखा, हम आप देखा होगा कि अगर जो सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग पढ़े थे तो देखे थे इस मूर्ति को। तो ये अर्थात वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय। यूँ बोले तो पूरा जो हमारा है, कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, विकास होता है मूर्ति में। देखिए, पहले इसको इस टाइप की मूर्ति बना करता था, लेकिन अब क्या है, किस टाइप को बनने लगा है, अब तो रॉबर्ट ही बनने लगा। ये क्या है, मानव का अगर उसका डेवलप करते करते यहाँ तक तो पहुँचाया है ना। एक मिट्टी से जो बना करता था मूर्तियाँ, अब जाके देखिए रोबोटिक होने लगा है। ये सब क्या है, जो मानव का द्वारा ही तो निर्मित है ये सारा चीज़। तो इसके अंतर्गत हम लोग वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय को इंक्लूड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्राचीन जो भारत के इतिहास है उसके स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा मेजर जो था, जो हमारा जो टॉपिक है कुल मिला के, वो प्राचीन भारत के इतिहास का जो स्रोत है उससे संबंधित जो फैक्ट्स है उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इतिहास हो गया, जो हमें फैक्ट्स मिला, जो स्रोत हो गया, एक तो आपका हो गया पुरातात्विक स्रोत। तो हमें कहाँ कहाँ से स्रोत के मिलते हैं, अर्थात जानकारी जो प्राप्त हुआ, पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सिक्कों का अध्ययन करेंगे। अर्थात कैसे सिक्का, कब सिक्का, कौन सा सिक्का कब मिला करता था, किसके शासन में मिला करता था, कुछ कुछ यहाँ से में देख लेंगे। फिर हो गया आपका अभिलेख हो गया, भवन निर्माण हो गया, मूर्ति कला हो गया, चित्रकला हो गया, ये सारा चीज़ों को हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य में देखते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं विदेशी यात्रियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है। इसमें हम लोग देखते हैं चीनी यात्री हो गया, आपका यूनान ग्रीक का जो यात्री था उसके द्वारा हो गया, और साथ ही साथ आपका जो एक दौर भी है तिब्बती यात्री, उन लोगों के द्वारा भी जो कुछ लिखा गया ग्रंथ, उसे हम लोग स्टडी करेंगे। उससे संबंधित कुछ एग्जाम में जो पूछा जाता है उसे देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस आते हैं उसको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो इतिहास है अपने आप में काफ़ी वास्ट है। ये जो आपका है सिलेबस का इतिहास है, जो हमारे सिलेबस डिजाइन किया जाता है हमें उसके अनुसार पढ़ना है, इसलिए इसको आप लिमिटेड समझिए। लेकिन जो इतिहास है उसका एक अलग रूप है, उसको आउट ऑफ सिलेबस जाके भी आपको पढ़ना होगा। अगर आप उतना इंटरेस्ट लेते हैं इतिहास पढ़ने से, तो पहले आप लोग एग्ज़ाम निकालिए, फिर आप लोग जाइए एक्स्ट्रा वगैरह पढ़ने। अगर आप लोग ऐसे आपको ऐसे पढ़ने का शौक़ है तो कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, इतिहास का बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो ये सिलेबस का होता है वो कुछ लिमिटेड होता है, कुछ उसका एक अपना लिमिट्स होते हैं, उसी के दायरे में वो लिखा होता है। तो देखिए, विदेशी यात्री के द्वारा। फिर हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में या ग्रंथ के बारे में। एक हो गया आपका गैर धार्मिक। तो देखिए, धार्मिक में भी 2 भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखा जाता था मोस्ट ऑफ, जैसे वेदांत, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, ये सारा चीज़ इसके अंतर्गत आता है।
फिर जैसे हम लोग जाते हैं गैर ब्राह्मण ग्रंथ में या साहित्य में, उसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिक्कों के बारे में, ठीक है। चलिए, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? सिक्के का अध्ययन न्यूमेस्मैटिक्स कहलाता है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? न्यूमेस्मैटिक्स कहलाता है। और टेराकोटा क्या था? तो टेराकोटा जो था वो मिट्टी का बना होता था, और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ। तो टेराकोटा क्या था? ये मिट्टी का बना हुआ सिक्का था, जो हमें प्राप्त हुआ ये सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ, ठीक है। और मौर्य काल के जो समय होता था यूज सिक्का का, वो था आहत सिक्का या पंच मार्क सिक्का। तो आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का का जो प्रयोग होता था वो किस समय होता था? मौर्य काल में होता था। और आहत सिक्का क्या था? तो देखिए, एक विशेष प्रकार का वो सिक्का होता था, उस पर क्या था? चित्र नहीं बना था, सॉरी, लिखावट नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उस पर केवल चित्र बना हुआ करता था। किसी चीज़ का चित्र बना हुआ करता था, कोई जानवर हो गया, कोई पक्षी हो गया, कुछ इस टाइप का चित्र रहा करता था। ये पहला धातु का सिक्का था। जो आहत सिक्का था वो क्या था? तो देखिए, आहत सिक्का ये पहला धातु का सिक्का था, ठीक है। तो पहला धातु का सिक्का हमें कहाँ से प्राप्त हो गया? मौर्य काल से संबंधित है। पन, ये चांदी का सिक्का था। जो पन था ये चांदी का सिक्का था, जो मौर्य काल में प्रचलित था, पन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे शीशे का सिक्का। तो देखिए, शीशे का जो सिक्का था वो किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, अर्थात किसके शासन काल में? तो ये सातवाहन, जब सातवाहन का जब यहाँ पे शासन था, तो उसने शीशे का सिक्का जारी किया था। सारा का सारा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को तो याद ही होगा। जो शीशा का जो सिक्का था किसके द्वारा लाया गया था? ये सातवाहन शासकों के द्वारा चलाया गया था। लेकिन पहली बार अगर सोना का सिक्का बात किया जाए, तो पहली बार जो सोने के सिक्के प्रचलित किया गया था किसके द्वारा, अर्थात जारी किया गया था? ये यूनानी के द्वारा किया गया था, ग्रीक के द्वारा किया गया, यूनानी के द्वारा किया गया था। याद रखिए आप लोग। तो एक तो हो गया आपका शीशे का सिक्का, तो सातवाहन समय में, तो शीशे का सिक्का सातवाहन। अब पहली बार सोने का सिक्का, तो पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों के द्वारा प्रचलित किया गया था। एक मिनट। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शुद्ध सोने का सिक्का किसके समय में जारी किया गया था, अर्थात प्रचलित किया गया था, तो ये कुषाण शासकों के द्वारा ये प्रचलित किया गया था। शुद्ध सोना, हम प्योर गोल्ड का जो सिक्का था, कॉइन्स था, ये कुषाण शासकों के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन सोना का जो सिक्का सबसे पहले जारी किया गया था, यूनानियों के द्वारा किया गया था। और सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अशुद्ध सोने का सिक्का ये गुप्त काल में किया गया। तो एक तो हो गया आपका, देखिए, सोना का सिक्का किया गया था यूनानियों के द्वारा, और शुद्ध सोना का सिक्का कुषाणों के द्वारा। लेकिन सर्वाधिक सिक्का तो जारी किया गया था, लेकिन वो जो सर्वाधिक सिक्का जारी किया गया था सोने का, वो अशुद्ध सोना था, मतलब ज़्यादा प्योर गोल्ड का नहीं था। ये किया गया था किसके समय में? तो गुप्त काल में किया गया था। अर्थात उस समय जो शासक था ये स्कंद गुप्त था। गुप्त शासक कौन था? स्कंद गुप्त था। चलिए आगे देखते हैं। और चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में प्रचलित हुआ था, ठीक है। इस सारा फैक्ट्स को याद रखिए, को कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व में चांदी का सिक्का जारी किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम जो चांदी का सिक्का जो जारी किया गया था, कब किया गया था? 600 ईसा पूर्व में किया गया था, जिसको आहत या पंचमार्क्स कहा गया, ठीक है। और साहित्य में इसको क्या कहा जाता है? तो साहित्य में इसे कहा जाता है कासार्पण कहा जाता है। तो साहित्य में इसे क्या कहा जाता है? कासार्पण कहा जाता है। यह चांदी का टुकड़ा होता था। जो कासार्पण क्या होता है? ये चांदी का टुकड़ा होता था, जिस पर पेड़ पौधे चंद्र सूर्य आदि का आकृति अंकित होता था, मतलब बनाया जाता था, उस पर छाप हुआ करता था उस पर।
लेकिन इस पे क्या था, कोई भी तिथि या शासक का नाम नहीं लिखा गया था। तो कासारपन जो था या आहत सिक्का था, इसमें कोई तिथि या कोई शासक का नाम नहीं लिखा गया था। तो कब लिखा गया था, तो देखिए भारत में जो सर्वप्रथम सोने का सिक्का ये हम लोग ने देख लिया था हिम यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन सर्वप्रथम जो लेख युग या तिथि या फिर हम लोग बोल सकते हैं उस पर शासकों के द्वारा भी नाम लिखा जाता था। तो सर्वप्रथम लेख युग, कुल मिला के याद रखिए आप लोग, जो भारत में लेख युग पे कुछ लिखा हुआ या तिथि क्रम या आकर्षक जो सिक्का था वो किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ये भी हिंद यूनानियों के द्वारा ही जारी किया गया था। तो आहत सिक्का तो हालांकि भारत में 600 ईसा पूर्व में आ गया, लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं था। सिर्फ क्या था, उस पर पेड़ पौधे ये सब का आकृति बना हुआ करता था। उसका टुकड़ा जो हुआ करता था चांदी का हाथ सिक्का पंचमार्क, उस पर कुछ छाप हुआ करता था किस चीज़ का, जैसे पेड़ पौधा हो गया, चंद्रसूर्य हो गया, ये सारा चीज़ का हुआ करता था। लेकिन जो सर्वप्रथम जो लेख युक्त मिला या तिथि क्रम, उस पर कुछ तिथि दिया गया, डेट वगैरह, वो कब है, हिम यूनानियों के द्वारा वो जारी किया गया था। वो काफ़ी आकर्षक सिक्का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे अधिक हम लोग ने देख लिया था जो जारी किया गया था सोना का सिक्का, वो किसके समय में, ये गुप्त शासक ने किया था। लेकिन जब सबसे ज़्यादा शुभ किसने किया था, तो कुषाण ने किया था। और भारत में सीसा और प्रोटीन किसके द्वारा किया गया था जारी, ये सर्वप्रथम सातवाहनों ने जारी किया था। अब एक आता है राजा रानी का सिक्का। तो राजा रानी का जो सिक्का था ये किसके समय में प्रचलित हुआ था, तो राजा रानी का जो सिक्का प्रचलित हुआ था ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय में प्रचलित हुआ था। और एक था मयूर शैली के सिक्के, तो ये भी गुप्त काल से संबंधित है। और शासक पूछा जाए तो समुद्रगुप्त के समय प्रयोग लाया गया। तो एक तो हो गया राजा रानी का सिक्का, गुप्त काल अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। मयूर शैली का जो सिक्का है वो समुद्रगुप्त के समय का सिक्का है। और इस सिक्के का जो सर्वाधिक प्रचलन गुप्त काल में ही हुआ था। किसका, तो मयूर शैली का सिक्का। किसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था, ये मयूर अर्थात गुप्त काल में हुआ था। कौड़ी का प्रयोग जो हुआ था ये भी गुप्त काल में हुआ था। चमड़े का जो सिक्का है, देखिए चमड़े का जो सिक्का है ये हुमायूं के जो शासन काल में सियाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था। हम लोग जब पढ़ेंगे आगे मेडाइवल, जब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत, उसमें हम लोग ये सारा फैक्ट को फिर से देखेंगे। अर्थात हुमायूं के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये फैक्ट्स आएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ये सब चैप्टर है, थोड़ा सा लगता है हल्का सा बोरिंग जैसे, लेकिन आप लोग इसे बार बार पढ़ोगे तो काफ़ी याद हो जाता है। क्या किया करो, आप लोग रिपीट करके सुना करो। ठीक है, या फिर रिपीट करने का सेंस मतलब कि एक बार तो आप लोग फर्स्ट देख लिया करो इसे आराम से, फिर क्या करो, कभी जब रिवीजन के समय आप लोग अच्छे से उसको दोबारा फिर सुनोगे तो बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो हमें बार बार रिपीट करने से, रिवीजन करने से याद हो जाता है। ठीक है, चलिए चांदी के रुपये का जो प्रारंभ किया गया था वो शेरशाह सूरी ने किया। चांदी के रुपये, तो देखिए सबसे पहले जो रुपये जो लाया गया था ये किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा लाया गया था। चांदी का था वो रुपये, अभी भी हम लोग रुपये चला रहे हैं लेकिन चांदी का नहीं है। देखिए तांबे का जो दाम था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। और सोने की असरफी, इसका भी प्रारंभ शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। तो हम लोगों ने देख लिया जो सिक्के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स था जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछा गया है बहुत सारे, तो उसे हम लोग ने देखा। अब हम लोग देखेंगे अभिलेख के बारे में। ठीक है, एपिग्राफ या इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को ज़्यादा मिलता है अभिलेख से संबंधित। तो बहुत सारे लोग को याद ही नहीं रहते कौन कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए। तो देखिए अब अभिलेख किसको कहें, तो वही है पत्थर को खोद कर जो लिखा जाता था अभिलेख कहलाता था। अगर आपसे पूछ दिया जाए विश्व में जो अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, तो ये डेरियस ने किया था। ईरान का शासक डेरियस था, उसके द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन वहीं अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत में अभिलेख का जनक या फिर किसने प्रारंभ किया था, तो भारत में महान सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, या बोले तो जो अभिलेख का जनक है वो कौन है, अशोक सम्राट। और जो पहला अभिलेख है वो बोगाज
गोई, अगर बोगाज कोई कहीं लिखा रहता है, बोगाज गोई से मिला है, जो तुर्की या एशिया माइनर में है। और लेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी कहलाता है, इसे याद रखिएगा। लेकिन जो भारत में जो अभिलेख खोजा गया अशोक का, जो पहला अभिलेख खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था? ये खोजा गया टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया था, आपके 1750 के करीब में खोजा गया था। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, जो टी पैंथलर जो जिस अभिलेख को खोजा था वो कौन सा अभिलेख है, वो कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, इतना तो आप लोग काम कीजिए। तो अभिलेखों का जो अध्ययन हो गया वो एपिग्राफी कहलाता है। और आपको एक होमवर्क मिल गया कि जो टी पैंथलर है वो अशोक का कौन सा अभिलेख खोजा था, वो जो अभिलेख है अर्थात वो कहाँ अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोगाज कोई, ये कहाँ, एशिया माइनर जो है हम लोग जिसको कहते हैं, अवस्थित है एशिया माइनर में। तो बोगाज कोई तुर्की में स्थित है और इसे हित्ती सभ्यता, तो बोगाज कोई जो है तुर्की में स्थित है और इसे हित्ती सभ्यता की राजधानी हतुसा के रूप में जाना जाता है। और इसका जो खोज किया गया था 19वीं सदी के अंत में। तो 19वीं सदी के अंत में 1800 के, मतलब जो 1800 का जो एंड पोर्शन था 19वीं सदी के, 19वीं सदी, हाँ 1800 के अंत में, हाँ 19वीं सदी के अंत में हुआ था। जर्मन पुरातात्वविद जो थे ह्यूगो, नाम याद रखिएगा, ह्यूगो ने किया, ह्यूगो विंकलर ने किया। कब? 1906 में। तो बोगाज कोई जो अभिलेख है ये तुर्की में अवस्थित है, किसके द्वारा खोजा गया था? ये ह्यूगो विंकलर। ये कहाँ का था? ये जर्मन तथा ये पुरातात्विकविद था। ठीक है, विंकलर कब किया था? 1906 में किया। और इस क्षेत्र की खुदाई शुरू कर दिया था। यहाँ से हमें क्या है? महत्वपूर्ण हित्ती अभिलेख मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभिलेखों के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कुल मिला के अभिलेख है मोटा मोटी हम लोग चार तरह का हम लोग अभिलेख देखने को मिलता है। एक तो आपको हो गया शिलालेख, जो बड़े बड़े एकदम पहाड़ देखते हैं, बहुत बड़ा सा पहाड़ को काट के, जो बड़ा पत्थर को काट के बनाया जाता था, बहुत बड़ा बड़ा शिलालेख जो उसको बोला जाता है, वो इस टाइप का होगा, बहुत बड़ा बड़ा होता था। दूसरा हो गया स्तंभ लेख, कुछ इस टाइप का आप लोग ने देखा होगा, स्तंभ, अशोक स्तंभ को इसके लिखवाया गया था अशोक के द्वारा। तीसरा है भित्ति लेख और चौथा हो गया गुफा लेख। ठीक है, गुफा के अंदर भी बहुत सारा अभिलेख है जिसको लिखा गया था या लिखवाया गया था अशोक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भित्ति लेख किसे कहेंगे, तो थोड़ा सा भित्ति लेख को देख लेते हैं। तो देखिए भित्ति जो लेख है वे लेख होते हैं जो पत्थर, धातु, दीवारों या अन्य ठोस सतहों पर खुदे हुए या लिखे हुए होते हैं। और इनमें क्या होता है? आमतौर पर ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों, स्तंभों और इमारतों पर पाया जाता है। भित्ति लेखों का जो उपयोग है प्राचीन काल में महत्वपूर्ण घटनाओं, शासकों की जो उपलब्धियां होती थी, धार्मिक मान्यता होती थी और सामाजिक नियमों का जो हुआ करता था उसको दर्ज किया जाता था भित्ति लेख में ज़्यादातर। ठीक है, देखिए भित्ति चित्र हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अशोक सम्राट का जो अभिलेख है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। तो सबसे पहले देखिए अभिलेख यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेख के जो अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ये तो नहीं रहेगा कि अभिलेख का अध्ययन, ऑप्शन में आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि अभिलेख शास्त्र, वहाँ पे आपको लिखा रहेगा एपिग्राफी। तो आपको एपिग्राफी मिलेगा, ना कि अभिलेख शास्त्र मिलेगा। इतना तो आसान क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा शायद आपको देखने को। और भारत में हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख है अभी तक नहीं पढ़ा गया है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लेख है अभी तक उसको अभिलेख अभी हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं। इसलिए अभी तो जिस दिन उसको पढ़ लिया जाएगा तो उसको भी हम लोग किस में इंक्लूड कर लेंगे? तो ऐतिहासिक काल में कर लेंगे। लेकिन जो सर्वप्रथम जो अभिलेख पढ़ा गया है वह है अशोक का अभिलेख। और कब पढ़ा गया था? तो 1837 में पढ़ा था। और किसके द्वारा ये पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो आप बताइए हमें, जो जेम्स प्रिंसेप है वो 1837 में कौन सा अभिलेख अशोक का पढ़ा था? आप लोग कमेंट कीजिए, अगर पढ़ते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए ये किसके द्वारा लिखा गया था। सॉरी, जेम्स प्रिंसेप जो खोजा था जो अभिलेख, वो कौन सा अभिलेख था?
ठीक है, कुछ कुछ आपको होमवर्क भी देते रहेंगे, ठीक रहेगा, इससे आप एक्टिव रहोगे। अशोक के अभिलेख को चापड़ ने लिखा था। तो अशोक का जो अभिलेख है वो चापड़ के द्वारा लिखा गया था। एक व्यक्ति था चापड़, अशोक सम्राट समकालीन। तो देखिए, तो अशोक के जो अभिलेख को चापड़ ने लिखा। जैसे हम लोग ने देखा जो भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया, जो हैंड राइटिंग है वो जो भारतीय संविधान का जो रियल वो जो लिखा गया था कोई रास बिहारी प्रेम बिहारी, सॉरी रास बिहारी प्रेम बिहारी के द्वारा लिखा गया है। तो उसी प्रकार जो अशोक का अभिलेख है वो चापड़ ने लिखा था। और अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है वो किस लिपि में है, तो वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया है। और इसके साथ कुछ खरोष्ठी में है, अरमाइक है और ग्रीक लिपि में भी इसका प्रयोग किया गया है। बहुत कम है, अधिकांश जो पाकिस्तान के रीजन जो हमें प्राप्त हुआ जो अशोक का अभिलेख वहाँ हमें जो मिला है देखने को, वो किस लिपि में देखने को मिला है, वो अरमाइक ग्रीक लिपि में देखने को मिला है और कुछ खरोष्ठी लिपि में भी है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेख है प्राकृत भाषा है। तो देखिए जो अशोक का जो अभिलेख है उसका लिपि तो है आपका ब्राह्मी, जिसको धम्म लिपि भी कहा जाता है। और लेकिन उसका जो भाषा वो अर्ध मगधी या बोले तो प्राकृत भाषा में, तो प्राकृत भाषा में लिखा है या अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, देखिए अशोक का जो नाम जो दिया गया था, अशोक का जो अभिलेख से जो हमें मिला है कुछ स्तंभ लेख या शिलालेख, वहाँ से हमें कुछ कुछ जगह से मिला जो उस लेख में जो अशोक लिखा गया है। तो गुर्जरा लेख में मिला है, मास के अभिलेख मिला है, नेट्टूर में, उद्गोलम। यहाँ से हमें जो 4 अभिलेख में यहाँ हमें अशोक उसमें देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर बात करें स्पष्ट रूप से अशोक जो देखने को मिला है लिखा अभिलेख वो कौन सा है, तो गुर्जरा अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। लेकिन मास की नेट्टूर जो उद्गोलम जो अभिलेख है ये कहाँ, ये कर्नाटक में है। यहाँ से हमें अशोक तो इसमें देखने को मिला है। तो स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा कौन सा अशोक ऐसा अभिलेख है जिसमें स्पष्ट रूप से अशोक लिखा गया है, तो यह गुर्जरा अभिलेख जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, लेकिन अन्य सभी अभिलेखों में केवल देव नाम प्रिय अर्थात देवों का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं शिलालेख, रॉक एडिक्ट। तो देखिए जो शिलालेख अशोक का हमें मिला वो 8 विभिन्न विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया, जिसमें टोटल 14 उसमें अभिलेख लिखा गया, उस शिलालेख में 14 अभिलेख लिखा गया है। और ये कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, थोड़ा उसे देख लेते हैं। तो देखिए मैप पे देखेंगे तो जो हमें उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है वो हमें कालसी अभिलेख मिला था, शिलालेख मिला है जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। फिर उड़ीसा से हमें 2 मिला है, एक तो हो गया धौली और दूसरा हो गया जौगढ़। तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश जो हमें एरागुडी, आंध्र प्रदेश के एरागुडी से प्राप्त शिलालेख है। चौथा हो गया महाराष्ट्र के सोपरा से। और आपका छठा हो गया ये आपका गिरनार अर्थात जूनागढ़ जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। छठा हो गया आपका सातवां हो गया आपका मानसेरा और शाहबाजगढ़ी, आठवां ये खरष्टी लिपि में है। तो टोटल हमें कितना मिला है, तो 8 जगह 8 विभिन्न विभिन्न स्थानों से जो हमें प्राप्त 14 अभिलेख मिला है, लेख मिला है वो अशोक का, वो कौन कौन सा, कालसी, धौली, जौगढ़, एरागुडी, सोपड़ा, गिरनार, मानसेरा और शाहबाजगढ़। इन जगह से हमें मिला है, इन स्थानों से मिला है। अब एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं शाहबाजगढ़ी को। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छी लगे जरूर आप लोग कमेंट वगैरह लाइक कीजिए और बताइए कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, कंटेंट ज़्यादा इसमें कुछ उलूल जुलूल की बात तो नहीं लिखा गया ना, क्योंकि मैंने कोशिश किया जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है बस हम लोग उसे ही आराम से देखेंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबे मतलब कंटेंट को ज़्यादा घिंच पिच भी नहीं करना है, आराम से इसको नॉर्मल मोड में रख के इसे देखना है ताकि थोड़ा सा कम ही पढ़ें लेकिन वो फैक्ट को क्या करें, याद करते हुए चलेंगे। लिमिटेड चीज़ पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए ताकि याद रहे एग्जाम में। लिमिटेड चीज़ ही आपको सफलता दिलाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड चीज़ है, अगर आप पढ़ने जाओगे तो पता चला आपको याद नहीं रह पाएगा बहुत सारा चीज़। इसलिए लिमिटेड चीज़ को बार बार पढ़िए, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको बार बार ध्यान में रखिए, रिपीट कर करके पढ़िए, आपको याद रहेगा। तो शाहबाजगढ़ी ये पेशावर ज़िले जो पाकिस्तान में वहाँ पे अवस्थित है। मानसेरा हजारा ज़िले में स्थित है, ये सब पाकिस्तान का है दोनों। कालसी उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में स्थित है। गिरनार काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी पर अवस्थित है।
धौली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित एक गांव में है। जौगढ़ हो गया आपका उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। एरागुडी हो गया आपका आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। सोपारा ये महाराष्ट्र प्रांत के थाने जिले में स्थित है। तो कुल 8 जगह हो गए यहाँ से हमें जो 14 लेख मिला है सम्राट अशोक। चलिए आगे देखते हैं। धौली तथा जौगढ़ के जो शिलालेखों पर, अर्थात जो धौली और जौगढ़ जो कहाँ है उड़ीसा में है, शिलालेखों पर 11वें 12वें एवं 13वां जो शिलालेख है उसके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक या फिर कलिंग प्राज्ञापन सेपरेट कलिंग एडिक्ट कहा गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना होगा नोट के तौर पे, ठीक है। और इस अभिलेख में कलिंग राज के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। किसके बारे में ये चीज़ कहाँ लिखा गया है? तो धौली और जो जौगढ़ का जो शिलालेख मिला था अशोक का जो उड़ीसा में है और कलिंग उड़ीसा में ही पड़ता था। तो अशोक को उस पर क्या हुआ था, लास्ट में अशोक को उसी कलिंग को जीत अपने मिला, फिर जाकर उसने क्या किया, मतलब पूरा देखा जाए तो युद्ध को छोड़ दिया, युद्ध नीति। अब तो बचा ही क्या था जीतने के लिए, तो छोड़ा ही, क्या छोड़ेगा, सब जीत ही लिया तो फिर ऑटोमेटिक बचा ही क्या जो आगे जीते। तो जैसे धौली और जौगढ़ जो शिलालेख हमें देखने को मिलते उसमें 11वें 12वां जो 13वां शिलालेख है उसके स्थान पर 2 अन्य भी हमें देखने को मिला है जिसको पृथक कलिंग प्राज्ञापन या सेपरेट कलिंग एडिक्ट कहा गया है। और इस लेख में बताया गया कि अशोक अर्थात किस टाइप का जो नीति बनाएगा इस राज्य अर्थात कलिंग राज्य से संबंधित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे लघु शिलालेख। तो माइनर रॉक एडिक्ट देखेंगे। तो लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य जो वर्ग है उसमें सम्मिलित नहीं है। इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया। ये निम्नलिखित स्थान से प्राप्त हुआ। जो हमें इससे पहले जो 14 देखे थे शिलालेख के बारे में, जो 8 स्थान से प्राप्त हुआ था, ये उसमें शामिल नहीं, ये एक अलग है। हाँ, ये उसको ये देखा जाती कुछ छोटा छोटा लिखा गया था और ये लघु शिलालेख है, इसका नाम दिया गया है। ये हमें अभी 8 जगह से मिला। देखिए हो गया रूपनाथ, हो गया गुर्जरा जो मध्य प्रदेश के दतिया जिला में स्थित है, सासाराम बिहार में, भानु बैराट राजस्थान के जयपुर जिला में स्थित है। ये सब लघु शिलालेख है। मास्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, सिद्धपुर हो गया और जतिन रामेश्वर हो गया। ये सब हो गया लघु शिलालेख, ठीक है। इसे आप लोग एक बार इसे रीड कर लीजिएगा बार बार तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक हो गया ना, सॉरी 8 नहीं था, जो 1 मिनट, जो लघु शिलालेख कितना है तो हम लोग 13 दिया गया, तो 13 को देखेंगे। एरागुडी ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में भी स्थित है। गोभी मठ मैसूर कोपवल नामक स्थान के समीप स्थित है। पाल की गुडी ये कहाँ गई भी? गोभी मठ के 4 मील दूर पर स्थित है। थोड़ा सा ये लग रहा है एकदम साउथ का सब आ गया आपका, आगे बजी नाम रहेगा। पाल किड गुड राजुल मंडगिरी अहरौड ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, ठीक है। तो टोटल हम लोग 13 लघु शिलालेख देखें। इसके अतिरिक्त सारो मारो, इसके अतिरिक्त भी सारो मारो शहडोल मध्य प्रदेश तथा नेट्टूर मैसूर नामक स्थान से लघु शिलालेख की 2 अन्य प्रांतियां प्राप्त हुई है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी 1989 में कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में स्थित सन्नति नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त किया है। तो ये भी देख लीजिए, तो ये भी एक फैक्ट हो गया। चलिए तो 13 हो गया आपका। हाँ लघु जो शिलालेख, सॉरी लघु लेख हो गया आपका। टोटल 13 हम लोगों ने देखा था लघु शिलालेख। और एक उसके अतिरिक्त भी है सारो मारो जो हमें मध्य प्रदेश तथा नेट्टूर मैसूर नामक स्थान से हमें लेख मिला, 2 अन्य प्राप्ति मिला है, वहाँ से प्राप्तियाँ मिला है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी ने जनवरी 1989 में कर्नाटक के गुलबर्गा जिला से भी एक स्थित है सन्नति नामक स्थान, वहाँ से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त किया है, ठीक है। आपको कभी आपको देखने को मिल जाए एग्जाम जो इस ऑप्शन में आ भी सकता है, जो गुलबर्गा में या सन्नति में किसका अभिलेख प्राप्त किया गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा जनवरी 1989 में, तो ये अशोककालीन शिलालेख है। अब देखिए स्तंभ लेख हम लोग देखें। हम लोग ने देख लिया था शिलालेख के बारे में, जो बड़े बड़े पत्थरों पे लिखा गया था, कुछ बड़े
शिलालेख कुछ छोटे लघु शिलालेख। अब देखेंगे स्तंभ लेख, पिलर एडिक्स के बारे में देखेंगे। स्तंभ लेख इस टाइप को देखिए, पिलर जो था अशोक का, इसी पे लिखा गया था। चलिए देखते हैं। स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो कितना है, 7 है। तो स्तंभ लेखों की जो संख्या है 7 है, लेकिन ये 6 विभिन्न विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है हमें। ठीक है, तो शिलालेख जो था कितना, तो 14 शिलालेख है जो हमें 8 स्थान से मिला, लेकिन जो स्तंभ लेख है हमें कहाँ कितने जगह से मिला, 6 जगह से मिला, और इसकी संख्या कितनी है, तो 7 है। तो अलग विभिन्न विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। देखिए, तो एक तो हो गया पहला आपका दिल्ली टोपड़ा, दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख। ये पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में था, अर्थात खिजराबाद में था, फिजाबाद में था, स्थापित था। लेकिन मध्यकाल में क्या होता, तुगलक शासक फिरोज शाह के द्वारा इसको दिल्ली लाया जाता है। तो दिल्ली टोपड़ा को कहाँ से लाया गया था, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लाया गया। कहाँ लाया गया, ये लाया गया था दिल्ली लाया गया था। किसके शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। तो देखो, एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या मिल गया, जो दिल्ली टोपड़ा अभिलेख है या स्तंभ लेख है, वहाँ क्या है, वहाँ पे हमें जो उसमें जो मिला है, अशोक का 7 अभिलेख का उत्कीर्ण किया गया है। लेकिन जिसके अलावा जो अन्य आपका जो 7 वो क्या कहते हैं आपका, जो अन्य शेष स्तंभ है, वहाँ से सिर्फ 6 ही लेख मिला है उसमें लिखा हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। दूसरा स्तंभ लेख देखेंगे, दिल्ली मेरठ। तो यह भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। तीसरा हो गया लौड़िया अर्राज, जो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। तो लौड़िया अर्राज, लौड़िया नंदनगढ़, ये भी चंपारण जिला में स्थित है। एक और है रामपुरवा, ये आपका पूर्वी चंपारण। देखिए, ये भी कुछ तो है आपका पश्चिमी चंपारण, कुछ है आपका पूर्वी चंपारण। मेरे हिसाब से ये आपका जो है पूर्वी चंपारण, रामपुरवा जो है, देख लीजिएगा, क्रॉस चेक करते हुए। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है पूर्वी में कौन सा है, पश्चिमी में कौन सा है। और छठा जो है आपका स्तंभ लेख, वो है प्राग। प्राग का स्तंभ लेख है प्रयाग का। यह पहले कौशाम्बी में था, जो बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद में रखवाया गया। ठीक है, तो 6 हमें स्तंभ लेख मिला है। पहला दिल्ली टोपड़ा, दूसरा दिल्ली मेरठ, तीसरा लौड़िया अर्राज, चौथा लौड़िया नंदनगढ़, पांचवा हो गया रामपुरवा, और छठा हो गया प्राग स्तंभ लेख। जो प्राग स्तंभ लेख है, पहले ये तो कौशाम्बी में था, जो बाद में अकबर के द्वारा इलाहाबाद में शिफ्ट या फिर रखा गया, शिफ्ट करवाया गया, ये रखा गया। ठीक है, लेकिन जो दिल्ली मेरठ है, दिल्ली टोपड़ा, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। एक को लाया गया था सहारनपुर से लाया गया था, दूसरा को लाया गया था मेरठ से लाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब है लघु स्तंभ लेख। इस प्रकार हम लोग ने ऊपर देखा था लघु शिलालेख, उसी प्रकार आपका लघु स्तंभ लेख भी होगा। कुछ इस टाइप का देखिए, सांची, ये आपका सांची जो स्तूपा था वहाँ पे ये प्राप्त हुआ था। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्या बात है। तो देखिए, जो लघु स्तंभ लेख है, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है, उन साधारण तौर पर अथवा उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। तो अशोक का जो राजकीय घोषणा था, वो ज़्यादातर वो लघु स्तंभ पे ही लिखा गया। ये निम्नलिखित स्थान से मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिला, तो देखिए, लघु स्तंभ हमें मिला सांची से। आप लोग सांची घूमे हैं कि नहीं, लेकिन घूमिएगा, बहुत मस्त लगेगा, अच्छा लगेगा। रायसेन जिला मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दूसरा है आपका सारनाथ, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, आपका लघु स्तंभ। कौशाम्बी लघु स्तंभ, मतलब कौशाम्बी से प्राप्त हुआ। रुमनदेई, जो नेपाल की तराई में स्थित है। निगलीबा, जो निगाली सागर, यहाँ भी नेपाल की तराई से स्थित है। तो अशोक की जो राजकीय घोषणाएं थे, ये जनरली कहाँ था, ये लघु स्तंभ में हमें देखने को मिला। वो साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। अब देखिए कुछ इससे संबंधित फैक्ट क्या है, तो देखिए, सांची और सारनाथ और कौशाम्बी, ये तीनों जो लघु स्तंभ लेख है, इसमें क्या है, अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है।
तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का जो आदेश देता है वो किस लेख में दिया गया या किस लघु स्तंभ लेख में दिया गया। ऐसा भी तो दे सकता है ना क्वेश्चन, लेख अभिलेख लघु स्तंभ लेख का लेख। तो आपको याद रखना होगा ये हमें मिला है लघु स्तंभ लेख से, और सांची, सारनाथ और कौशाम्बी तीनों में से हमें प्राप्त हुआ है इसके बारे में जानकारी। कौशाम्बी तथा प्रयाग, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, इसलिए इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो कौशाम्बी तथा प्रयाग का जो स्तंभ है उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है, जिसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी का इसमें चर्चा किया गया, जिसमें उन्होंने दान के बारे में चर्चा की है। और रुमनदई स्तंभ में देखिए, रुमनदई स्तंभ लेख में क्या है, अशोक द्वारा इस स्थान की धम्म यात्रा पर जाने का विवरण है। देखिए यहाँ पे धर्म है, धर्म नहीं धम, धम अलग हो गया, धर्म अलग हो गया। तो रुमनदई स्तंभ में अशोक द्वारा इस स्थान की धम्म यात्रा पर जाने का विवरण है, तथा निगलीवा के लेख में कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन का भी चर्चा किया गया है। देखिए आपको अगर डिटेल्स में या फिर आउट ऑफ सिलेबस हट के कुछ पढ़ना है, खासकर बौद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध इतिहास से रिलेटेड फैक्ट, अशोक सम्राट इतिहास, तो आपको मैं आपको चैनल सजेशन करता हूँ। राजेंद्र प्रसाद सिंह एक चैनल है, बहुत अच्छे तरीके से वो साइंटिफिक प्लस पुरातात्विक हर एक साक्ष्य के अनुसार वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को बतलाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे वो सब देखने में तो आप लोग जरूर देखिएगा चैनल पर। एक तो आपको हो गया राजेंद्र प्रसाद सिंह का, हो गया आपका वो चैनल है। एक और है जो बुंदेलखंड या कुछ हमारा अतीत नाम का चैनल है, उस पर भी काफ़ी फैक्चुअल बात किया करता है, काफ़ी अच्छा लगेगा वो देखकर अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं कुछ इतिहास को जानने में। हाँ, बाकी अगर किन्हीं किन्हीं को सिलेबस ही भारी लगता है उतना याद करना, तो भाई आप लोग सिलेबस ही देखिए, ज़्यादा बुक वगैरह फिर मत ही पढ़िए, या फिर ज़्यादा कहीं और कंटेंट को मत ही देखिए, वही फ़ायदा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुहा लेख। ठीक है, तो देखिए गुहा लेख है दक्षिण बिहार के गया जिला, जो बराबर नामक पहाड़ी है, वहाँ पे अशोक के द्वारा जो लिखवाया गया है लेख, और वो किससे संबंधित है, तो जो बराबर नामक पहाड़ी में जो गुफा है वो अजीबक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए अशोक ने दान कर दिया था। तो अजीबक संप्रदाय के साधुओं के लिए अशोक ने दान में दे दिया था बहुत सारा वो गुहा अर्थात गुफा वगैरह को, कि जाइए आप लोग वहाँ पे अपना रहिए, जो भी अपना काम करना है धार्मिक वगैरह अपना कीजिए। यह सभी अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल दो अभिलेख जो सहभागगढ़ी तथा मानसेरा जो है लिपि हुआ कैसा है, वो ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी में, हम लोग ने देखा था खरोष्टी में है। चलिए अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ, एक तो हो गया ब्राह्मी लिपि, जो अशोक का जो अभिलेख है ज़्यादातर वो ब्राह्मी लिपि में है, और दूसरा हो गया खरोष्टी। तो ब्राह्मी लिपि कैसा होता है, तो देखिए ये जनरली क्या होता है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि होती है बाएं से दाएं, सॉरी एक मिनट, हम लोग इधर से लिखते हैं ना, ठीक, RHS हो गया मतलब लेफ्ट हैंड राइट साइड हो गया आपका, हो गया इधर हो गया आपका राइट, इधर लेफ्ट, हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, दाएं से बाएं। एक हो जाएगा आपका जो लिखा जाएगा इधर से लिखाएगा, अर्थात जो ब्राह्मी लिपि है आपको इधर से इधर लिखाएगा, अर्थात लेफ्ट टू बाएं से दाएं लिखाता है। लेकिन जो खरोष्टी लिपि है वो कैसे लिखाता है, तो ये लिखाता है दाएं से बाएं की ओर लिखाएगा। ठीक है, तो देखिए खरोष्टी लिपि अशोक के कुछ अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। और यूनानी एवं अरमाइक जो लिपि है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इसका जो लिपि है प्रयुक्त किया गया है। जो पाकिस्तान का कुछ अभिलेख है और जो अफगानिस्तान का बहुत सा ऐसा जो लेख भी मिला है देखने को, वो किसमें लिखा गया, यूनानी एवं अरमाइक लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग ने शिलालेख देख लिया, लघु शिलालेख देखा, स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख को देखते हुए गुहा लेख को भी देख लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए अभिलेख का नाम है और संबंधित शासक का नाम है, देख लेते हैं। अक्सर ये कुछ जो इम्पोर्टेंस है उसे ही देखेंगे। अभिलेख को देखिए, किस अभिलेख से कौन सा शासक संबंधित है, तो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है
इससे संबंधित है समुद्रगुप्त भी संबंधित है। अब एहोल अभिलेख, तो देखिए प्राग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त संबंधित, मतलब समुद्रगुप्त भी संबंधित है। कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि बहुत सारा जो अशोक के द्वारा जो अभिलेख है, तो उस पर क्या है, उसके अलावा उसके बाद भी बहुत ऐसे शासक आए जो उस पर अपना भी उसमें ऐड ऑन किया, उसमें लिखे हैं। ठीक है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय इससे संबंधित। हाथी गुफा अभिलेख जो है इसमें राजा खारवेल से संबंधित है। यस। गिरनार जो अभिलेख है वो रुद्रदामन, तो गिरनार अभिलेख ये भी महत्वपूर्ण है, आपको आगे देखेंगे इसके बारे में। मेहरौली जो लौह स्तंभ लेख है, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हमें देखने को कुछ फैक्ट्स मिलता है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित। मधुबन या बांसखेड़ा एक और है, हर्षवर्धन से संबंधित ये अभिलेख है। ठीक है, इसे याद रखें। प्राग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर मेहरौली चंद्रगुप्त द्वितीय, मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम, मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख ये किससे संबंधित है, हर्षवर्धन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। बोगाज-कोई अभिलेख थोड़ा सा देख लेते हैं बोगाज-कोई अभिलेख के बारे में। फिर है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, तो आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तीनों पहले देख लेंगे, फिर देखा जाएगा आगे। चलिए, तो बोगाज-कोई जो अभिलेख है वो हमें कहाँ से मिला, ये मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ने देखा था ना जस्ट ऊपर, जो 1400 ईसा पूर्व का है। इसे संधि पात्र अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि जो आर्य लोग हैं वो मध्य एशिया से चलकर कहाँ आए, सर्वप्रथम ईरान आए। तो बोगाज-कोई अभिलेख में ही हमें पता चलता है जो आर्य लोग हैं जो मध्य एशिया से चल के सर्वप्रथम ईरान पहुँचे, और ईरान से वो लोग दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ तो पूरब की ओर चले आते हैं, कुछ लोग पश्चिम की ओर चले जाते हैं। जो लोग पश्चिम की ओर गए वो लोग पश्चिमी सभ्यता का जन्म दिए। जो लोग पूरब की ओर आके बढ़े वो लोग वैदिक सभ्यता, जो हमारे भारत में आके वैदिक सभ्यता को जन्म दिए। एक मिनट, सॉरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र अश्विन का उल्लेख किया गया है। किसमें, तो बोगाज-कोई में। तो बोगाज-कोई का जो अभिलेख है, हमें क्या जानकारी प्राप्त हुआ यहाँ से, तो जो आर्य लोग हैं जो मध्य एशिया से चल के सर्वप्रथम ईरान में रुके, और ईरान में क्या किए लोग, कुछ शाखा डिवाइड हो गए पूरब की ओर जाने के लिए, कुछ हो गए पश्चिम की ओर जाने के लिए। जो पश्चिम में गए वो पश्चिमी सभ्यता को जन्म दिया, जो पूरब में आए वो वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। और इस अभिलेख में हमें जो देवता है वैदिक देवता जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, इन सबों के बारे में हमें जानकारी मिलता है, हमें बोगाज-कोई के अभिलेख से ही प्राप्त होता है। ठीक है, याद हो गया। चलिए, कोशिश है कि आप लोग को बोल बोल के याद करवा दें। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, तो देखिए, तो बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और बेसनगर का जो प्राचीन नाम है विदिशा। ठीक है, बेसनगर का क्या नाम है प्राचीन, विदिशा। यह अभिलेख यूनानी शासक हेलियोडोरस से संबंधित है। तो बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है इसमें एक यूनानी शासक का चर्चा है, हेलियोडोरस। ठीक है, और इस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि यूनानी शासक हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया था, क्योंकि इसने अभिलेख में स्वयं को भागवतम कहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पर्सिपोलिस और वहस्तून अभिलेख, पर्सिपोलिस और वहस्तून अभिलेख, तो प्राचीन काल में ईरान या फारस की जो राजधानी थी वो पर्सिपोलिस था। ठीक है, इन दोनों अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत पर जो सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था किसके द्वारा किया गया था, ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने किया था। और भारत पर जो सर्वप्रथम ईरानी अर्थात फारसी ने आक्रमण किया था, हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पारसीपोलिस और वहस्तून अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, तो भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था यूनानियों के द्वारा किया गया था, फारसी के द्वारा किया गया, फारसी के द्वारा किया गया, तो उसके बाद कौन करता है, यूनानी करता है आक्रमण। तो भारत को सर्वप्रथम ईरानी ने आक्रमण किया, उसके बाद यूनानियों ने किया।
अब हम लोग देखने जाएंगे मूर्ति कला। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। कोशिश है कि आराम से, ज़्यादा ही ज़्यादा लोड नहीं लेना, आराम आराम से देखना है, ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं रखना है। इसे हम लोग आगे देखेंगे मूर्ति कला नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और साथ ही साथ आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर जरूर है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़िए। चलिए, धन्यवाद।